हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक कि आप अच्छे होंगे। और जो मॉड्यूल है वो जो स्टार्ट हो गए थे 10th मॉड्यूल, 11th मॉड्यूल और 12th मॉड्यूल, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र के प्रश्नोत्तरी कर चुके थे। और आज हम इस मॉड्यूल में देखेंगे दोस्तों कि जो आपके जो मॉड्यूल 10 है और गतिविधि 2 दी गई है, जो भूगोल सेक्शन के अंतर्गत आती है, उससे रिलेटेड हम चीज़ों को बात करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। जो गतिविधि 2 दी गई है दोस्तों, उसको क्लिक करने पे आपका वो शायद वो पेज नहीं खुल रहा है, जिसको मैं आपको खोल के बता देती हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे दीक्षा ऐप में जब मैंने खोला और ये सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये जो PDF खुलती है गतिविधि 2 की, मैं आपको बता देती हूँ, ये खुल नहीं रही है। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र में जो भूगोल नाम का ये ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, है ना, भूगोल में एक एक्टिविटी दी है, मैं आपको बता देती हूँ खोल के। इस पर क्लिक करना है अपन को। और ये जो भूगोल नाम की एक्टिविटी दी है दोस्तों, इसमें ये जो गतिविधि 2 दी गई है, अपनी समझ की जांच करें। ये गतिविधि 2 पे क्लिक करना है अपन को। और गतिविधि 2 पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो एक PDF खुलती है। ये चलाएं पे क्लिक करेंगे अपन। जिस तरह से ये PDF खुल गई दोस्तों, अब हमको एक एक्टिविटी जैसे ये करना है, अपनी समझ की जांच करें। और ये लिंक दी गई है दोस्तों, अब इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये खुलती नहीं है। लेकिन इसमें ये एक्टिविटी करना जरूरी दोस्तों। इसमें आपसे पहले दो इस लिंक पर क्लिक करके आप 2 एक्टिविटी करना पड़ेगी आपको। एक 7 नंबर की एक्टिविटी है दोस्तों और दूसरी 5 नंबर की एक्टिविटी है। तो ये दोनों एक्टिविटी करने के लिए आप इस लिंक को या तो कहीं टाइप कर ले, या ब्राउज़र में खोल के इसको टाइप करना पड़ेगा, या व्हाट्सएप पे कहीं पे क्लिक करना टाइप करना पड़ेगा। और अपना लॉगिन तो होना ही चाहिए दीक्षा पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिंक खुल जाएगी और गतिविधि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये गतिविधि खुल नहीं रही है, तो मैंने इसकी लिंक जो है अपने यूट्यूब चैनल पर दे दी गई है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे मैंने दे दी गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के नीचे ये जो एरो बटन दिखाई दे रहा है, मैंने आपको गोल घेरा लगा के दिखा दिया। इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये आपको गतिविधि निष्ठा मॉड्यूल 10 गतिविधि 2 का लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, इस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप दीक्षा के जो एक्टिविटी है उस पे आपको पहुँचा देगा। और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी खुल जाएगी दोस्तों। ये एक्टिविटी इस तरह से खुल जाएगी आपकी। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे ग्लोब पे जो ये रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपको इसमें इस ग्लोब पे बस उठा के यहाँ पर पुट करना है। मतलब यहाँ पे प्रेस करना है, इसको दबा के रखना है। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव को इस तरह से अपन को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है हाथ से। और दबा के रखने के बाद आपको ये उत्तरी ध्रुव कहाँ होता है, बस उसको वहाँ पर छोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को नहीं दर्शाता। तो ऊपर, सबसे ऊपर जो होता है उत्तरी ध्रुव होता है, तो ये ऊपर उत्तरी ध्रुव पे लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे हम ले जाएंगे तो ये सबसे नीचे जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी एक्टिविटी पूरी सॉल्व करनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या लगा लिया दोस्तों, उत्तरी ध्रुव लगा लिया और दक्षिणी ध्रुव लगा लिया। ठीक है, ऊपर जो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, नीचे सॉरी, ऊपर जो होता है उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। इस तरह से हमने इसको लगा लिया। इसके बाद ये बारी बारी से आपको सारी रेखाएं जो है लगानी है। तो ये
ये आर्किटेक्ट इस पे आ जाएगा, ये लेकिन इस पे नहीं आएगा, आपको इस लाइन पे ही रखना पड़ेगा। ये जो होता है 66 66 66.5 जो डिग्री होता है, ये आर्किटेक्ट वृत्त कहलाता है। तो ये इस पे लग गया। फिर कर्क रेखा आएगी इसके बाद, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर ही आपको, लाइन के ऊपर ही लगाना है, ठीक है। इस तरह से जो ये कर्क रेखा होती है ये लग गई। अब इसके बाद मकर रेखा हम लगा देंगे, ठीक है। ये मकर रेखा भी इस लाइन पे ही लगानी है दोस्तों, जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, लगानी है। और फिर जैसे ये भूमध्य रेखा इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा हो गई। और ये नीचे, सबसे नीचे जो हो गया वो अंटार्कटिका व्रत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और उत्तर देखे पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उत्तर देखेंगे तो आपका 7 में से 7 मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद आपको ये जो मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ दोस्त, बड़ा कर दिया था दोस्तों। अब ये जो हमारे 7 में से 7 मार्क्स आ जाते हैं, इसके बाद हमको ये जो बटन दिख रहा है, ये नीचे बटन दिख रहा है, इस पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा पेज आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि 7 नंबर आपको मिल गए हैं। अब ये दूसरी एक्टिविटी जो है ना, ये भी आपको इस तरह से आपको करनी है। ये मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी में भी क्या करना है, आपको प्रेस करके रखना है अपने हाथ, हैंड, उंगली से, फिंगर से प्रेस करके रखना है इसको। जैसे मैंने ऊपर बोला उत्तरी शीत कटिबंध है ना, इसको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है फिंगर से, और उसको खींच के प्रेस करके रखिएगा और उसको यहाँ लाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध ये लग गया, ठीक है। और इसी तरह से अब दूसरा वाला उठाइए, ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तो आप इस बॉक्स में लाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब उष्ण कटिबंध, ठीक है, ये उष्ण कटिबंध यहाँ लगेगा, इसलिए उष्ण कटिबंध ये यहाँ वाला क्षेत्र होता है, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया आपने। फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, तो हमने इसको यहाँ लगाया। ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण वाला रहता है, तो हमने यहाँ लगा दिया। और आखिरी में दक्षिणी शीत कटिबंध, ये जो आखिरी बचा है, इसको भी उठा के प्रेस करके रखना है अपने फिंगर को, और यहाँ लाके छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने ये भी एक्टिविटी कर ली। और इसके बाद उत्तर देखेंगे तो हमारे 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे। और इस तरह से हम सबसे नीचे चले जाएंगे, और नीचे चले जाने के बाद सबसे नीचे जो तीसरा पेज है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इस तीसरे पेज को क्लिक किया तो हमारे जो हैं कितने मार्क्स आ गए दोस्तों, 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस एक्टिविटी को कैसे करना है। लेकिन इससे रिलेटेड कंसेप्ट को अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं थोड़ी 5-10 मिनट में आपको समझा देती हूँ, ताकि आप अपनी एक्टिविटी आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को आराम से कर पाएंगे। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें 12 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, और पहली एक्टिविटी में 7 मार्क्स और दूसरी एक्टिविटी में 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट कि किस तरह से अपन को करना है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ये जो हमारे ये जो एक्टिविटी दी हुई है, इसके लिए हमें अक्षांश और देशांश रेखा को समझना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्लोब होता है, जो पृथ्वी का हमारा जो सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे सदस्य है, हमारा जो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, और जिसका भौगोलिक अध्ययन हम एक नमूने से करते हैं, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये हम अपनी जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन हम इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो ग्लोब की मदद से तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रिड की तरह ये लाइनें बनी रहती हैं, जो ग्रिड रहता है, ठीक है। तो ये जो ग्रिड रहता है, इसको हमें अक्षांश और देशांश रेखाओं की मदद से हम इसकी समझ लेते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे जो भी रेखाएं हैं, जो भी इनमें रेखाएं रहती हैं ग्लोब में, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि दिल्ली कहाँ है, या आपका घर कहाँ है, या कोई भी चीज़
किस स्थान पर है। तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, अक्षांश और देशांश रेखाओं की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं या समय या तिथि का भी पता लगा सकते हैं। देशांत की मदद से तिथि का पता लगा सकते हैं और इसकी मदद से हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये अक्षांश और देशांश रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, सिर्फ हमें समझने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, ये जो हमारी जो पृथ्वी होती है हमें पता ही है कि अपनी दूरी पर घूमती रहती है और किसी भी देश या शहर इस पर कहाँ 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 आया है ये जानने हेतु क्या किया जाता है, अक्षांश और देशांश रेखाएं बनाई गई होती है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये हमने देखा था कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं सिर्फ, है ना। इसकी सहायता से हम किसी भी शहर का भौगोलिक स्थान एवं समय जाना जा सकता है। पृथ्वी के कुल व्याप को ध्यान में रखते हुए ये रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और हमने क्या देखा कि ये जो स्थिति होती है ना कि कोई भी शहर किस भौगोलिक स्थान पर है या समय उसका जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करके हम ये चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इससे अलावा दोस्तों, जैसे कि हम लोग पता है कि जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और इसके जो है सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूर है, पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ग्लोब होता है विभिन्न प्रकार के हो सकता है। ग्लोब जो होता है बड़ा ग्लोब भी हो सकता है और जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, और पॉकेट में भी हो सकता है, और गुब्बारे जैसा ग्लोब हो सकता है, हवा भरा ग्लोब हो सकता है और एक स्थान से ले जाया जा सकता है। इस ग्लोब स्थिर नहीं होता दोस्तों, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है। तो ग्लोब क्या करता है दोस्तों, ग्लोब जो होता है देशों, महाद्वीपों और महासागर के उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब की मदद से हम देश, महाद्वीप और महासागर को देख सकते हैं। तो जो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है दोस्तों। अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ में इसकी आवश्यकता होती है। तो यही रेखाएं जो होती हैं अक्षांश रेखाएं और दशांश रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों, जो काल्पनिक रेखा जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमने देखा जो ग्लोब होता है वो स्थिर तो होता नहीं है, ये घूमता रहता है। तो एक सुई ग्लोब में हम देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। अब हमने देखा जो हमने ग्लोब लिया है दोस्तों, जो ये स्थिर नहीं होता, इसलिए ये एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और इसमें लगी हुई रहती है। अपन ने देखा भी है दोस्तों, इससे हम घुमाते हैं और स्थित होती है, और उसी को क्या कहते हैं, सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं दोस्तों, दो बिंदु जो होते हैं इसके कारण उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ग्लोब में सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। इसको पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विषुवत रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। विषुवत रेखा कहा जाता है इसको, ग्लोब पर कई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो बीच में जो ग्लोब के बीचों बीच होती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जो बीचों बीच होती है उसको विषुवत रेखा बोल जाते हैं और इसको समांतर रेखाएं भी बोले जाते हैं। तो हम इसकी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब में जो ये बीच वाली जो लाइन है इसको विषुवत रेखा बोला जाता है, और विषुवत रेखा को जो बोला जाता है भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, और इसको जीरो अक्षांश भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जीरो अक्षांश बोला जा सकता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है, और या फिर विषुवत रेखा बोला जाता है। और ये दो
पोल में डिवाइड होता है, उत्तरी पोल और दक्षिण पोल। यहाँ पर नॉर्थ पोल इंग्लिश में बोलते हैं और साउथ पोल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और जो आपको ये दिख रही हैं दोस्तों, ये लाइनें जो दिख रही हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो व्रत जैसी बनी हुई हैं, इसको बोला जाता है अक्षांश बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, अक्षांश बोला जाता है। और जो ये खड़ी वाली लाइनें हैं, इनको जो दिख रही हैं आपको, इनको दशांश बोला जाता है। ये अक्षांश और दशांश रेखाएं होती हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी होती है, ये इसकी जो बीच वाली लाइन होती है, इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। और इसको दो भागों में, ये जो होता है दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध के भाग में और दक्षिण गोलार्ध के भाग में बांटती है, जो विषुवत रेखा होती है। और एक चीज़ और दोस्तों, जो ये दो बराबर भागों में बांट रही है, तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर और दक्षिण दिशा होती हैं, जो उत्तर वाली जो दिशा होती है और दक्षिण वाली दिशा होती है, इसमें एक एक डिग्री के अंतराल पे, जैसे कि ये वाला जो 0 डिग्री अंतराल पे हो गया, और ये 1 डिग्री, ये जो बीच वाली जो होती है वो 0 डिग्री अंतराल पे होती है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इस तरह से ये सारी डिग्रियां चलती रहती हैं। और ये 90 डिग्री पर जब पहुंच जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव भी बोला जाता है। इसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और नीचे वाला जो जैसे हम बात करें नीचे वाले की, तो ये 0 था, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से ये 90 तक पहुंच जाता है। तो ये जो 90 वाला जो पोर्शन रहता है, इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो नीचे वाला पार्ट भी हमने देख लिया। अब एक चीज़ और दोस्तों, जो का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, इधर भी हो गई और एक इधर भी हो गई, तो 90 अक्षांश रेखाएं जो हो गई दोस्तों, और उसमें एक ये 0 वाली भी जुड़ गई। तो हमने ये देखा दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो नीचे वाली अक्षांश रेखाएं हैं, वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये नीचे जो है, हम बात करेंगे, अगर उत्तर की बात करेंगे या दक्षिण की बात करेंगे, तो उत्तर में भी जाएंगे तो 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकती उत्तर की तरफ। या फिर अगर नीचे वाले ध्रुव पे जाएंगे, दक्षिण वाले ध्रुव पे जाएंगे, तब भी अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ग्लोब पर जो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं दोस्तों। ये जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं दोस्तों, जैसे कि 0 और 1 के बीच में अगर हम मान लें, तो इनके बीच में की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं दोस्तों। ये तो हमने विषुवत रेखा पढ़ ली, और ये जो हमने हमारी एक्टिविटी में था उसको भी उठा के हमको क्या करना है, बस विषुवत रेखा को यहाँ पे उठा के रखना है, ठीक है। और वैसे भी सारी जो रेखाएं दी हैं वो लाइन से दी हैं, ज़्यादा उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जो लाइन से ही अपन को रखते जाना है। दोस्तों हमने देखा कि ये ग्लोब था, ग्लोब के अंदर हमने जो पहली वाली जो रेखा बढ़ी उसको विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा जो होता है 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। विषुवत रेखा कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मतलब जो ये जितनी भी रेखाएं मैंने आपको बताई दोस्तों कि ये जो रेखाएं थी, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक डायग्राम से बता देती हूँ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है।
जैसे ये आप देखिए, ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसमें आपको बताया गया है, जैसे ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैंने जैसे आपको बता दिया लगा के, ठीक है। तो ये जो बीच की जो विषुवत रेखा है, कि जो 0 डिग्री पे थी, अगर यहाँ पे जो अगर हम केंद्र से एक कोण बना लेते, जैसे कोण बना लिए यहाँ पे, मान लीजिए 22 डिग्री पे आ गए, 22 डिग्री पे आके ये समांतर जो ये डॉट डॉट चलते गए, तो ये जो पूरी एक लाइन बना रहा है, एक डिग्री पे जो लाइन बना रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो विषुवत रेखा थी 0 पे थी, अब ये 1 डिग्री पे जो भी ये पूरी कर्व वृत्त जैसा जो बना रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और ध्रुवों का अक्षांश मान 90 डिग्री है। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्ण वृत्त होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम ध्रुवों की ओर, जैसे मान लो हमारी ये जो रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है बीच वाली, और अगर हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव होता है, हमें मालूम है उत्तरी ध्रुव होता है, और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और अगर हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो गोला गोला बना हुआ है दोस्तों, ये दो गोले गोले बने हुए हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, ये जो पहले बड़ा था, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, और इससे छोटा हुआ। तो हम जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो जो हमारा जो वृत्त होता है, जो अक्षांश वृत्त होता है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि जब ध्रुवों का अक्षांश मान जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन जब ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं, ठीक है। और जब हम और एक चीज़ और लिखी हुई है दोस्तों, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान क्या होता है, बढ़ता है। मान जो है वो बढ़ता है, जैसे कि 0 डिग्री था तो फिर 1 डिग्री होगा, ठीक है, फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और ये 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो जो अक्षांश का मान होता है दोस्तों, वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो वृत्त होता है, अक्षांश का मान बढ़ता है, लेकिन जो ध्रुवों की ओर जाने से जो वृत्त होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। जो वृत्त हो रहे हैं ये छोटे हो रहे हैं, लेकिन जो मान हो रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव में भी मान बढ़ता है, और दक्षिण की ध्रुव की तरफ भी जाएंगे हम, अगर भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो भी मान बढ़ेगा, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भी मान बढ़ेगा। लेकिन जो उनके वृत्त होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, रेखाओं के वृत्त होते हैं, वो छोटे होते जाते हैं, यही लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो अभी आपको बताया बस वही लिखा हुआ है ना। और इस प्रकार जो विषुवत रेखा है मैंने आपको बता दी। अब ये जो नीचे लिखा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा जो ग्लोब होता है, उस पे जो और कई प्रकार की जो हैं वो दिखाई देंगी आपको। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि चार प्रकार की और अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं, जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। जो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देती हूँ। पहली जो होती है कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, फिर इसके बाद जो है 66.5 डिग्री पे उत्तर में होती है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी होती है, ठीक है। तो अपने डायग्राम से माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये हो गई हमारी पृथ्वी को जो बीच वाली लाइन होती है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो हमने देख लिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और उसके बाद जो होती है
जो रेखाएं होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो बीच वाली रेखाएं होती है उसके बाद नीचे उत्तर की ओर जो होती है अक्षांश रेखा जो होती है, एक और अक्षांश रेखा होती है जो अगर हम इसको साढ़े 23.5 डिग्री उत्तर में बात करेंगे तो ये कर्क रेखा बोली जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। और जो अगर नीचे की बात करें, दक्षिण की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिण में बात करेंगे तो ये मकर रेखा होती है। ठीक है, तो ये मकर रेखा दक्षिण में होती है और जो कर्क रेखा होती है वो उत्तर में होती है। और ये उसको इसलिए लिखते भी ऐसे ही हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर में, या फिर इसको नॉर्थ भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और 66.5 डिग्री साउथ में जो होती है वो अंटार्कटिका रेखा होती है। इसके ये हमने सीख लिया कि जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में भी होती है और एक उत्तर में होती है, वो उसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये जैसे कि हमारी ये पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर जो अगर 23.5 डिग्री उत्तर की बात करें तो ये कर्क रेखा हो गई, और नीचे वाली बात करें तो ये मकर रेखा हो गई। लेकिन ये 23.5 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, और इसके बाद की जो रेखा होती है दोस्तों, इसकी बाद की रेखा को बोलते हैं, अगर 66.5 डिग्री उत्तर में है तो इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री अगर दक्षिण में है तो उसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, और जो हमने ध्रुव तो पढ़ ही लिए थे दोस्तों, जो ऊपर वाला ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव होता है, इसको ये 90 डिग्री पे होता है, और ये नीचे वाला ध्रुव होता है वो दक्षिण ध्रुव होता है, ये भी 90 डिग्री पे होता है। और ये उत्तर वाला ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले ध्रुव को बोलते हैं, नीचे दक्षिण वाले ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये सारी हमने रेखाएं पढ़ ली जो आपने एक्टिविटी में आपको करना है, और इसको बस लगाना है उठा के, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपको प्रेस करके और इस तरह छोड़ना है। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लेते हैं जो दोस्तों, एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो भूमध्य रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा मतलब कि ये बीच वाली जो रेखा होती है, और अगर हम इससे देखें कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी ये सब काल्पनिक रेखा होती है। इनकी संख्या जो होती है अनंत होती है, और एक अंश के डिग्री अगर हम एक डिग्री के अंतराल को मान लें, अगर ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से यहाँ 23 डिग्री पे पहुँच गए हम, तो 23 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे हम कहाँ पे पहुँच गए, कर्क रेखा पे पहुँच गए। इस तरह से हम अगर एक डिग्री के अंतराल पर हम माने, तो अगर हम पूछे कि रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो रेखाओं की कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 90 और 90, ऊपर 90 है टोटल और नीचे भी 90 है ना, और एक विषुवत रेखा को मान लें तो 90 प्लस 90 और एक को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 181 हो जाएंगे। तो टोटल अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 181। लेकिन यदि हम दोनों ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव होता है दोस्तों और दक्षिण ध्रुव होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण ध्रुव होता है, अगर उसको हम नहीं माने, अगर हम यदि दोनों ध्रुव को रेखा ना माना जाए, क्योंकि ये बिंदु हैं दोस्तों, दोनों ही बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों दिख रहा है, जो ये दक्षिण ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, ये जो दोनों ध्रुव दिख रहे हैं ये एक बिंदु हैं। ये अगर हम इनको रेखा ना माने तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे कि हमारी संख्या क्या थी, 181 थी, तो हम 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी संख्या जो हो जाएगी 179 हो जाएगी। तो ये हमारी जो अगर हम यदि ध्रुवों को रेखा ना माने और अगर इनको, क्योंकि ये बिंदु हैं इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 179 हो जाएगी। ठीक है, तो अक्षांश अगर हम टोटल अक्षांश की बात करें तो 181 है, और अगर हम व्रत की बात करें तो 179 है। ठीक है,
और हमने ये भी पता है हमको कि कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है, जो ये जलवायु विभाजन का काम करती है। ठीक है, तो इससे हमको जलवायु विभाजन देखने को मिलता है, हम आगे देखेंगे ये चीज़। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमने देखी कि ये वृत्ताकार होती हैं ये जो होती हैं ये वृत्ताकार ही होती हैं। लेकिन जो देशांतर होती हैं, देशांतर जो हमने पढ़ी नहीं है, जो ये वर्टिकल होती है ना, ये जो होती हैं ये वृत्ताकार नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम, जो हमारी देशांतर रेखाएं वो क्या होती हैं? जो देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों, वो ये होती हैं कि जो देशांतर रेखा होती हैं पृथ्वी की सतह के समांतर ये काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली और अक्षांश रेखाओं के लंबवत है ना, अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं, तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मतलब हमने क्या बोला कि ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये जब पृथ्वी हो गई, मान लो उत्तरी ध्रुव से अगर दक्षिणी ध्रुव को मिला लिया हमने, ये ऊपर वाली ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? देशांतर लाइन होती हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ध्रुवों से अगर हम इनकी दोस्तों अगर हम इनकी बात करें कि ये जो होती है वो समांतर नहीं होती है दोस्तों, ये जो होती है जो रेखाएं होती है समांतर नहीं होती, लेकिन जो हमने पढ़ा था जो अक्षांश रेखाएं होती है वो समांतर होती हैं। ये जो दो रेखाएं होती है समांतर नहीं होती हैं, इनकी बीच की दूरी अधिकतम कितनी मानी गई है? वो 111.3 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो देशांतर रेखा होती है जो बीचों बीच होती है, इसको जीरो देशांतर रेखा भी बोलते हैं इसको, या फिर प्रधान यामांतर भी बोलते हैं, या प्रधान मध्यांतर रेखा भी बोलते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको भी दो बांटों में भागा गया है, इसको पूर्व और पश्चिम में बांटा गया है। और जो हमारी जो अक्षांश रेखा थी उसमें उत्तर और दक्षिण में बांटा गया था, उसको पूर्व और पश्चिम में बांटा गया है। तो इसके भी हर एक अंतराल पे एक अंतराल पे हम देखते हैं ये दो भागों में बांटी गई है। वैसे भी हमारी गतिविधि में नहीं दिया है दोस्तों, तो हम इसको कम ही देखेंगे। ठीक है, अब जो हमने देखा था दोस्तों, ये देखिए पृथ्वी की एक डायग्राम देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, जो हमारा जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये विषुवत रेखा है। फिर इसके बाद वाला जो अगर हम 1 डिग्री की बात करें, अगर 23 डिग्री पे आ जाते हैं, अगर हम 23 डिग्री पे आ जाते हैं तो ये कर्क रेखा बन जाती है। और 66 66.5 डिग्री पे आ जाते हैं उत्तर में, तो ये आर्कटिक व्रत बन जाता है। तो ये जो होती हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये व्रत ही होती हैं, और जो सीधी दशांतर रेखा होती हैं ये रेखाएं होती हैं ना, ये व्रत माना जाता है इनको। तो ये मकर रेखा जो होती है ये भी 23.5 डिग्री साउथ में होता है, लेकिन ये दक्षिण में होता है। और जो अंटार्कटिका होता है वो 66.5 डिग्री ये दक्षिण में होता है। और ये हमने ये सारी रेखाएं देख ली दोस्तों। अभी तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी। तो अब ये जो पहली गतिविधि है ये समाप्त हो गई दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको, जो ये कर्क रेखा होती है दोस्तों जो कर्क रेखा होती है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये जो विषुवत रेखा है, ऊपर का जो पोर्शन है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के पोर्शन को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किसको बोला जाता है? 21 जून को बोला जाता है, 21 जून को। और ये कहाँ पर होता है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। जो कर्क रेखा होता है ना, कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होता है? सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर होता है। इस कारण इस दिन को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें जो सबसे बड़ा दिन आता है वो कौन सी रेखा पे आता है? तो आपको बोलना है कर्क रेखा पे आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा होती है उस पे जो
सबसे बड़ा दिन पड़ता है वो किस दिन पड़ता है, तो आपको क्या बोलना है, 21 जून को ये पड़ता है। अब ये मकर रेखा के बारे में पूछा जा सकता है। मकर रेखा और जो दक्षिण गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है वो 22 दिसंबर को रहता है। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि जो कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, और मकर रेखा में जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और अगर ये पूछा जाए कि कब ये कौन सी रेखा पे होता है, तो ये कर्क रेखा पे याद रखना है। उत्तरी में कर्क रेखा पे और दक्षिण में मकर रेखा पे ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दोस्तों ये हमारी गतिविधि एक कंप्लीट हो गई, जो एक गतिविधि दी गई थी जिसमें हमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 में से 7 हमने देख लिया था। और अब हम जो गतिविधि करेंगे उसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में से हमको 5 आउट ऑफ 5 करने हैं। तो जो हमने देखा था कि जो हमको अब हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा जाएगा, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कटिबंध क्या होता है। कटिबंध जो होता है 2 रेखाएं होती हैं, कोई सी भी 2 रेखाएं मान ली हमने, जैसे मान ली हमने कोई सी भी एक कर्क रेखा मान ली, जो विषुवत रेखा, ये जो बीच वाली रेखा है उसके ऊपर जो कर्क रेखा रहती है और ये मकर रेखा रहती है। अगर हमने 2 रेखाएं मान ली, इसके बीच में जो क्षेत्र होता है, 2 रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध बोलते हैं, है ना। कोई भी 2 रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र रहता है उसको कटिबंध बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं कटिबंध दोस्तों? कटिबंध होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण, शीत और शीतोष्ण, ये 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं। इसको भी अपन समझ लेते हैं ये गतिविधि को करने के लिए। ठीक है, तो ये गतिविधि को करने के लिए जो 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं दोस्तों, जैसे हमने पृथ्वी बना ली, तो ये 3 प्रकार के कटिबंध जो होते हैं ये उत्तर में भी रहेंगे और ये 3 प्रकार के कटिबंध दक्षिण में भी रहेंगे। तो उत्तर में भी यही कटिबंध रहेंगे और ये दक्षिण में भी रहेंगे। तो हम इसको अब समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये कटिबंध होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये बोल रहा है, जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है उनके बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो मकर रेखा की बात हो रही है और दोस्तों कर्क रेखा की बात हो रही है, और के बीच सभी अक्षांशों पर जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार, एक वर्ष की बात हो रही है जिसमें एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है सूर्य। तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये हमने मान लिया कि ये हमारा ग्लोब है, इसको हमने भूमध्य रेखा मान लिया और ये कर्क रेखा मान ली हमने, और नीचे वाली मकर रेखा मान ली। ठीक है, जो मकर रेखा होती है। तो अब इसके बीच में जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध, क्योंकि इसमें हमने देख ही लिया जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार जो होता है सिर के ठीक ऊपर होता है। और हमने इसको ये भी पढ़ लिया था कि जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि लाइट जो होती है, जैसे हमने टॉर्च देख ली, एक टॉर्च ले ली है और टॉर्च में हम उसको टॉर्च को जला रहे हैं, तो किसी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज़ी से पड़ता है। ठीक है, और तथा कम क्षेत्र पर फैलता है ना। तो ये तेज़ी से पड़ रहा है, अगर हम टॉर्च सीधे मारेंगे इसके ऊपर तो ये तेज़ी से पड़ेगा, लेकिन ये जो अगल बगल का क्षेत्र है इस पे हम जो देखेंगे तो ये कम क्षेत्र पर फैलता है और सीधे जिस पर पड़ रहा है उस पर ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, जो बीच वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाला देख लेते हैं दोस्तों। अब हमको समझना है शीतोष्ण। अभी हमने समझा उष्ण कटिबंध, अब हमें समझना है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध में हमने देखा, एक एग्जांपल देखा, जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च जो है तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज होता है।
अगर तिरछी सतह पर हम बात करें तो तिरछी सतह पर जो होता है टॉर्च का काम प्रकाश जो होता है वो कम तेज होता है परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ये भी देखिए कि अधिक क्षेत्र में फैलता है, एग्जाम्पल बताया है इन लोगों ने, है ना। तिरछी सतह, अगर ये तिरछी सतह है देखिए, है ना, ये तिरछी सतह है तो इसमें टॉर्च का जो प्रभाव होता है कम तेज होता है और लेकिन अधिक अधिक जगह पे फैल रहा है, देखो, ठीक है, सीधे नहीं पड़ रहा है ना, ये तो अधिक जगह पे फैल रहा है। अब जो उष्ण कटिबंध तो हमने समझ लिया था, तो शीतोष्ण कटिबंध है वो कहाँ कहाँ कहलाएगा ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये जो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम समझ लेते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछे होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो हमने ये देखा जो शीतोष्ण कटिबंध रहता है इसमें जो होता है हल्की हल्की ठंड रहती है, मतलब ये इसका तापमान जो होता है वो मध्य में रहता है। तो हम इसको एक डायग्राम से माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बता रहे हैं हम, है ना। तो दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि ये क्या दिख रहा है। जैसे कि हमने देखा कि जो सूर्य का प्रभाव होता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा जो होता है ध्रुव पर तो इतना नहीं पड़ता है तेज, तो ये तिरछा पड़ता है। तो तिरछा पड़ता है तो जो कर्क रेखा हो गई और कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक मतलब 66.5 डिग्री, है ना, ये जो 66.5 डिग्री होता है इसके मध्य जो होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इस तरह से दक्षिण में भी हम देखेंगे तो मकर रेखा और इसके नीचे वाला जो 66.5 डिग्री का था, है ना, जिसको हम क्या बोलते थे अंटार्कटिका, और ऊपर वाले को बोलते थे आर्कटिक। तो इसमें जो होता है ये क्या होता है, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरे माध्यम से समझते हैं ना, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया था ना उसी से समझते हैं। ये वाला देखिए, ठीक है, इसमें देखिए जो कर्क रेखा होता है, जो अंटार्कटिका रेखा, जो मकर रेखा होती है, जो मकर रेखा होती है, ये जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, ठीक है, इनके बीच में जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये 2 डिग्री के बीच में जो 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री, है ना, ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री मतलब किसके बीच में, मकर रेखा और अंटार्कटिका टिका व्रत के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक रीजन है उसके बीच में जो व्रत बनता है उसको भी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तर में कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत के बीच में और नीचे दक्षिण में मकर रेखा जो हमने पढ़ी थी, मकर रेखा और अंटार्कटिक के क्षेत्र में जो होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। और हमने ये देख ही लिया था जो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होती है और विषुवत रेखा जो बीच में होती है, विषुवत रेखा के बीच में फिर से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो विषुवत रेखा होती है जो बीच में होती है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, पूरा जो विषुवत रेखा होती है इसको, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और इसके जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है इसको अगर हम हाईलाइट करें तो इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है, ये पूरा उष्ण कटिबंध हो गया। और मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत जो होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण, और ऊपर वाले को भी शीतोष्ण, कर्क रेखा और आर्कटिक रीजन के बीच में भी शीतोष्ण। और जो सबसे ऊपर रहता है जो आर्कटिक और ध्रुवी ध्रुव ये शीत कटिबंध होता है। और ये अगर हम
दक्षिण दक्षिण ध्रुव की बात करें, अंटार्कटिका व्रत और इन सबसे नीचे मैं जो लगा रही हूँ है ना, अंटार्कटिका व्रत और दक्षिण ध्रुव की बात करूँ तो ये होता है शीत कटिबंध। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ है ना, सबसे लास्ट वाला जो होता है, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला अंटार्कटिका और दक्षिण वृत्त के बीच में ये शीत कटिबंध रहता है। ठीक है, तो उत्तर में भी शीत कटिबंध रहता है और दक्षिण में भी शीत कटिबंध रहता है। जो लास्ट वाला जो रहता है, अगर बात करें तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर रहता है तो वो शीत कटिबंध रहता है। और इसी तरह से उत्तर ने देख लिया, तो और दक्षिण में भी हम देखेंगे तो इस तरह से जो अंटार्कटिका व्रत रहता है और दक्षिण ध्रुव रहता है, ये शीत कटिबंध रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम और थोड़ी 5 मिनट की थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, शीत कटिबंध जो होता है, शीत कटिबंध किसको कहते हैं। तो हाँ, ये बता रहा है जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये जो उत्तरी ऊपर वाला विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज जो सूर्य हो जाता है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ सूर्य जो होता है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। क्योंकि हमें पता है कि दोस्तों कि जो हमारा सूर्य रहता है वो यहाँ से पूर्व की तरफ से उगता है और जो इधर है वो इधर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होती है। और अगर हम देखें कि हमारा वर्ल्ड जो डायग्राम है वो अगर हम देखें तो उसमें हमें पता चलता है, जैसे हम ये देखें इस तरह से देखें हम, जो रीज़न है अब किस किस से के होकर गुजरती है ये रेखा, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी गतिविधि में नहीं दी थी तो इसलिए हो सकता है ना भी पूछें, हो सकता है पूछ भी लें। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा वर्ल्ड डायग्राम है दोस्तों, इसमें ये जो बीच वाली जो रेखा है, ये बीच वाली रेखा है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इससे हमारी जो है इंडिया नहीं टकरा रही है। जैसे कि हमारा जो इंडिया होता है वो एशिया में आता है, तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया आदि ये देश से गुजरती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ से हम अपनी इंडिया की बात करें तो जो कर्क रेखा होती है, ये जो कर्क रेखा होती है ये भारत से भी गुजरती है, और नेपाल और पाकिस्तान से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये याद रखना। तो कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ अपन को ये ध्यान रखनी है कि जो अफ्रीका रहता है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों एक ऐसा एक मात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। जैसे कि आपको ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप, इससे कर्क रेखा भी गुजर रही है, ये देखिए ये बीच बीच में भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और कर्क रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और जो जो कर्क रेखा होती है उससे कौन कौन से देश गुजरते हैं, बस सबसे ऊपर देश हमारा भारत देश आ ही जाता है। और भारत के अलावा मेक्सिको, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन आदि प्रमुख देश से गुजरती है, पाकिस्तान और नेपाल से नहीं गुजरती। और अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के भारत के 8 राज्य गुजरते हैं दोस्तों, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये गुजरती है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के संदर्भ में। आप ये भी बता सकते हैं कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि आप और जिस टॉपिक पे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बताना ना भूलिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक की बाय बाय, सी यू।